हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश मास्टर पर। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे मॉक पेपर एपीओ के लिए। एपीओ का एक पेपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक है तो मैं चाहता हूं कि आपकी भरपूर प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि कैसा पेपर का लेवल आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं कि एपीओ में पेपर जो आएगा वो इसी तरीके से आएगा क्या, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे क्या, एरर्स कैसे पूछी जाएंगी, ट्रांसलेशन कैसा पूछा जाएगा। तो इसलिए एक पैटर्न जो लगता है हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर कि हाँ ये अनुभव है हमारा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा जा सकता है। तो वो चूंकि ये मार्केट में पेपर तो अवेलेबल है नहीं, प्रीवियस ईयर में बहुत पुराना पेपर एक दे रखा होगा, 2015 में पेपर हुआ था, उसके बाद पेपर आपका एपीओ का हुआ नहीं। तो फिर आरएएस को आधार मानकर एक पेपर आपके सामने है। एक पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो नहीं देखा है तो देखिएगा, और ये वाला पेपर आपके सामने है ही। और बाकी आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो आरएएस का कोर्स हमारा उपलब्ध है कोर्स एप्लीकेशन पर। वहां पर पेड कोर्स जो है दो प्रकार के कोर्सेज वहां पे हैं। एक तो लाइव कोर्स पिछले साल जो हमने लिया था, कंडक्ट किया था बैच, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। साथ ही में आप नया बैच भी साथ में एक्सेस कर पाएंगे। तो नया बैच लेते ही पुराने वाला बैच ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आप क्या देखेंगे, इस नए वाले बैच में रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आपको कोर्स पूरा करवा दिया गया है। साथ में अब मॉक टेस्ट वहां पे चल रहे हैं, तो मॉक टेस्ट आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आप एपीओ की तैयारी करते हैं तो भी बहुत हेल्पफुल है। तो वो मॉक टेस्ट आप वहां पे दे सकते हैं, और पीडीएफ सबके अवेलेबल होती ही है। ग्रामर का कोर्स भी उपलब्ध है एप्लीकेशन पर। आप चाहें तो कोई एक पूरा ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन वोकैब, उसका भी एक कोर्स उपलब्ध है एसएससी और सीडीएस के नाम से। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप एक बार जाके विजिट जरूर करें। और ये चैनल अगर आप नए हैं तो यहाँ पहले तो आपका काम है कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही एक टेलीग्राम चैनल भी है इंग्लिश मास्टर के नाम से, उस पर भी जुड़ जाएं, ताकि पीडीएफ वगैरह इसकी वहां पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए, पहले 10 क्वेश्चंस जो आपको दे रखे हैं वो एरर बेस्ड हैं। देखिए, एरर से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, और हो सकता है ब्लैंक्स आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछ लें। तो दोनों ही कंडीशंस में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता है, आपको पीछे की कहानी का पता है, आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ लें, आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, हर्षल वॉज ए अर्बन एंड जेनरस मैन। जैसे कि आपको 6 टॉपिक्स दे रखे हैं ग्रामर के, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में आर्टिकल की गलती है। यहाँ एरर वाला सेगमेंट जो है वो ए है। ए के स्थान पर क्या आना चाहिए, एन अर्बन एंड जेनरस मैन। हर्षल वॉज एन अर्बन एंड जेनरस मैन। अर्बन क्या है, ये होता है पोलाइट, कल्चर्ड, ठीक है, सुआव, ये इसका मतलब है। मतलब जो सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, इसको हम बोलते हैं अर्बन। जेनरस का मतलब होता है दयालु, तो काइंड इसको कह सकते हैं, कंपैशनेट कह सकते हैं। दयालु को हम क्या बोलते हैं, काइंड। ये भी नोट कर लेना। तो हर्षल जो है वो एक बहुत ही सभ्य और दयालु व्यक्ति था। तो यहाँ पे अर्बन का जो साउंड है वो ए लिखेंगे आप, जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ए से स्टार्ट करेंगे, तो ये वाउल साउंड हुआ। और वाउल साउंड के लिए हम लोग क्या प्लेस करते हैं, आर्टिकल एन। तो बड़ी आसान सी बात यहाँ पे पूछी आपसे, एन आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, द बुरिश बिहेवियर ऑफ एनी टूरिस्ट इज एम्बेरेसिंग। तो बुरिश बिहेवियर किसी भी टूरिस्ट का जो है एम्बेरेसिंग, देखो यहाँ पे एनी दे रखा है आपको। जनरली एनी जो होता है वो किसी भी के लिए अर्थ में पॉजिटिव सेंटेंसेस में आ सकता है। ठीक है, अगर आप एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में देखते हो तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव सेंटेंस में ये आएगा ही नहीं, आ सकता है। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में इसका मतलब होता है कोई भी, कैसा भी, कहीं भी, है ना, सारे विकल्प आपके लिए ओपन होते हैं, तब आप एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में कर पाओगे। अदरवाइज आप यहाँ पे चूंकि टूरिस्ट दे रखा है, प्लूरल दे रखा है, और वैसे एनी का प्रयोग भी प्लूरल के पहले हो सकता है, लेकिन जब पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको दे रखे हो तो वहां पे एक चॉइसेस ओपन होनी चाहिए सारी की सारी। वैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में आमतौर पर हम यूज करते हैं सम का, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें हम यूज करते हैं एनी का। तो यहाँ लगाइए आप सम, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। द बुरिश बिहेवियर, बुरिश क्या होता है, ये होता है असभ्य, जो इम्पोलाइट है। ठीक है, क्रूड भी कह सकते हैं इसको। तो जो असभ्य व्यवहार है, रस्टिक भी आप इसको कह पाएंगे। ठीक है, तो रस्टिक कह दीजिए, क्रूड कह दीजिए, या फिर आप इसको इम्पोलाइट कह दीजिए। तो असभ्य को हम क्या बोलते हैं, बुरिश। इसको रूड भी कहा जा सकता है, इसको अनकूथ भी कहा जा सकता है। ये होते हैं सारे के सारे किसके लिए, असभ्य के लिए। तो असभ्य व्यवहार
कुछ टूरिस्ट का सभ्य व्यवहार जो है वो एम्बैरेसिंग है, शर्मिंदगीपूर्ण है। अब मैं अगर एनी कर दूंगा तो किसी भी टूरिस्ट का, तो किसी भी मतलब सारे को इंक्लूड कर रहे हो आप, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए कुछ टूरिस्ट का असभ्य व्यवहार जो है वो एम्बैरेसिंग है, लज्जा वाला है, शर्मनाक है, शर्मिंदगीपूर्ण है, ये मतलब है। तो यहाँ पे आपका आंसर सम आना चाहिए। देवर ब्लाइंड इन देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट्स, तो यहाँ देखिए प्रेपोजिशन का क्वेश्चन ये है, और प्रेपोजिशन में चूंकि देखो मैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो आपका जो मैं पेपर लेके आ रहा हूँ आपके लिए वो इसीलिए है कि आपकी तैयारी किस तरीके की है, आप अपनी तैयारी परख सको कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, आप कहाँ स्टैंड करते हो फिलहाल, और कितने इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, कौन से सेगमेंट में ज्यादा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, कहाँ ज्यादा मेहनत आपको पुट करनी है, वो सब समझने के लिए ये पेपर चल रहे हैं। अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहें तो फिर आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, फिर आपको कोई क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तो वो देख लीजिएगा, है ना। ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड के साथ में दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्लाइंड के साथ में टू, और एक होता है इन या ओ। जब आप अंधा अर्थ दो इसका, है ना, ब्लाइंड मतलब अंधा ही होता है, तो अंधा होने के अर्थ में तो आपको लगाना है इन या ओ। तो आपको दे रखा होगा कि बाईं आंख से अंधा है, दाईं आंख से अंधा है, ऐसे केस में तो आप क्या लगाओगे, इन या ओ। लेकिन इग्नोर करने के अर्थ में, अनदेखी करने के अर्थ में, है ना, आप जब ऐसा कहो कि कोई इग्नोर कर रहा है, ओवरलुक कर रहा है, इसको आप क्या कह सकते हो, ओवरलुक। तो ओवरलुक करने के अर्थ में आप इसके साथ में लगाते हैं टू, ठीक है। ये फिक्स प्रेपोजिशन में क्वेश्चन आते हैं। तो ब्लाइंड के साथ में टू लगेगा, कब लगेगा, जब अनदेखी करने का अर्थ होगा, नेग्लेक्ट करने का अर्थ होगा, ओवरलुक करने का अर्थ होगा। और ब्लाइंड के साथ इन या ओव लगेगा जब अंधा होने का अर्थ होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या आएगा, ब्लाइंड टू। क्या आंसर आना चाहिए, ब्लाइंड टू आना चाहिए, ठीक है। तो दे वर ब्लाइंड टू देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट्स, तो वो लोग मतलब अनदेखी करते थे अपने बच्चों की गलतियों की, तो बच्चों की गलतियों पर वो ध्यान नहीं देते थे, ये इसका ट्रांसलेशन है। अगला है ही वॉज अनॉयड विद द वे शी ट्राइड टू टेक ओवर द होल मीटिंग, तो वो परेशान हो गया, चिढ़ गया, है ना, अनॉयड हो गया, किससे, उस तरीके से जिस तरीके से उसने कोशिश करी पूरी की पूरी मीटिंग को टेक ओवर करने की, ठीक है। तो अनॉयड के साथ में भी प्रेपोजिशन की बातें ध्यान रखनी है आपको। अनॉयड के साथ में ऐसा नहीं है कि विद नहीं आता, आता तो है, लेकिन किस केस में आता है, तो अनॉयड के साथ में विद भी आता है और अनॉयड के साथ में एट भी आता है। नाउ यू हैव टू सी कि वेयर टू यूज एट एंड वेयर टू यूज विद। सो जब भी आपको यूज करना हो एट, वो तब लगाइए जब आपको समथिंग दे रखा हो, और विद तब लगाइए जब समबडी दे रखा हो। भी आप नाराज हैं, अनॉयड का मतलब यहाँ पे है नाराज होना, तो नाराज अगर आप किसी व्यक्ति से हैं तो आपको लगाना होता है विद, और नाराज आप किसी बात पर हैं तो आपको लगाना होता है एट, ठीक है। जैसे आप ये कहो कि मैं आपके व्यवहार से नाराज हूं, तो आई एम अनॉयड एट योर बिहेवियर, और मैं आपसे नाराज हूं तो आई एम अनॉयड विद यू। तो आप चिड़े हुए हैं, परेशान हैं, नाराज हैं किसी व्यक्ति से, तो लगाएंगे विद, अदरवाइज लगाएंगे एट। तो यहाँ देखिए क्या चीज है, यहाँ पे जिस तरीके से उसने कोशिश करी पूरी मीटिंग को टेक ओवर करने की, टेक ओवर करने का मतलब है पूरा का पूरा नियंत्रण हासिल करने की जो कोशिश करी उसने, उस चीज से नाराज था, तो यहाँ पे ये व्यक्ति तो है नहीं, तो एट का प्रयोग यहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है। अगला है इट इज हाई टाइम यू हैव मेंडेड दिस शेल्फ। शेल्फ का मतलब है अलमीरा, अलमारी, ठीक है। इट इज हाई टाइम, ये टेंस में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जब इट इज हाई टाइम आ जाए, ठीक है, या इट इज टाइम आ जाए, या इट इज अबाउट टाइम आ जाए, तो इनमें से कोई फ्रेज अगर दे रखी है आपको तो आप लगाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जब आप इनमें से कोई भी वर्ब देखते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म प्लेस करते हैं, सेकेंड फॉर्म प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये पास्ट सिंपल में देखने को मिलता है, और ये वाले जो फ्रेजेस हैं वो ये बताते हैं आपको कि अभी काफी लंबे समय से आप लोगों ने, आपने ये काम नहीं किया है और आपको ये काम अब करना है, ठीक है। अगर मैं कहूं इट इज हाई टाइम यू टुक एडमिशन इन दिस कॉलेज, टू दिस कॉलेज, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना था पहले ही, बट अभी एडमिशन नहीं लिया, अब आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। इट इज टाइम ही वेंट होम, तो टाइम आ गया है कि अब वह घर चला जाए, इसका मतलब ये है। हालांकि है पास्ट इंडेफिनिट का हिंट, लेकिन जब ट्रांसलेशन इसका करोगे तो पास्ट में इसका मीनिंग निकलेगा नहीं, इसमें अर्थ निकलेगा कि ऐसा करें, ये पहले नहीं हुआ है, ये बहुत लंबे समय से अवेटेड था, अब ये काम करना है, इसके लिए आप क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। इट इज अबाउट टाइम ही स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, अब वो समय आ गया है कि वो एक नया व्यापार प्रारंभ करें, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, या इट इज अबाउट टाइम। तो यहाँ पे इट इज हाई टाइम दे रखा है, इट इज हाई टाइम में क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए तो हैव मत लगाइए, मेंटेड आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये वाले हों, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे रखा है आपको,
ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे रखा है, ये आपको दे रखा है दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, ऐसा मतलब ये ऑर्डिनल नंबर्स दे रखे हों, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, लास्ट टाइम, तो आपको लगाना होता है हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो दिस इज, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, दूसरी बार हुआ है, तीसरी बार हुआ है, अंतिम बार हुआ है, ये वाला सीक्वेंस हो तो आप लगाना है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और इट इज टाइम है, इट इज हाई टाइम है, इट इज अबाउट टाइम है, तो क्या लगाना है? सेकंड फॉर्म। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इट इज टाइम यू मेंडेड दिस शेल्फ, ये आंसर आएगा। तो अब वो समय आ गया है कि आप इस अलमारी का मरम्मत करें, मेंड इसको करें। अगले में देखिए, सिक्स्थ कह रहा है शी इज थिंकिंग दैट शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। तो देखो थिंक जो है ये वर्ब का ही क्वेश्चन मानिए, टेंस का क्वेश्चन है। थिंक दो तरीके के मीनिंग देता है आपको। थिंक के दो मीनिंग होते हैं, कौन कौन से? एक मीनिंग तो होता है थिंक का कि आप इसमें सोचना अर्थ लें, और एक मीनिंग होता है थिंक का लगना। ये दो मीनिंग है। जब सोचना होता है तो इसके साथ आप आईएनजी प्लेस कर सकते हैं। आप यहां आईएनजी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वह सोच रहा है, ही इज थिंकिंग। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। यू आर थिंकिंग अबाउट इंग्लिश, यू आर थिंकिंग अबाउट योर करियर। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, थिंक का आईएनजी फॉर्म यूज किया जा सकता है। लेकिन कब यूज कर सकते हैं? जब इसका मतलब क्या हो? सोचना। लेकिन जब इसका मतलब लगना हो, तो ऐसे कंडीशन में आप आईएनजी नहीं लगा सकते। ठीक है, अब सोचो इसमें क्या सेंटेंस है। शी इज थिंकिंग दैट शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। वो सोच रही है कि वो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है इस जॉब के लिए, या उसे लगता है ऐसा। तो ये उसकी फीलिंग है, उसकी गट फीलिंग है, उसको लग रहा है ऐसा। लग रहा है तो यहाँ पे इज थिंकिंग नहीं आएगा। अब जब जिस क्रिया के साथ आप आईएनजी नहीं लगाते हैं और उस सेंटेंस में आपको रेक्टिफाई करना हो, रीराइट करना हो, सेंटेंस फिर से लिखना हो, तो एक तरीका है कि उसको आप प्रेजेंट सिंपल में ले जाया करो। जिस क्रिया के साथ आईएनजी नहीं लगता और फिर उसके साथ आप मतलब उसको सेंटेंस को रीराइट करेंगे, गलतियां निकालेंगे, रेक्टिफाई करेंगे सेंटेंस को, तो फिर उसको करने का सही तरीका है कि प्रेजेंट सिंपल में ले जाओ। तो यहां कर दो शी थिंक्स, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया कि उसको लगता है कि वो बेस्ट कैंडिडेट है जॉब के लिए। आई ब्रॉट हिम सम सैंडविचेस बिकॉज आई थॉट ही मे बी हंग्री। ये वाला जो है वो नरेशन का क्वेश्चन मान लीजिए, ये वाला वर्ब का क्वेश्चन मान लीजिए। क्योंकि यहां देखिए जो मैन क्लोज है, मुख्य उपवाक्य है, देखो बिकॉज कोई भी कंजंक्शन है, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड है सब्जेक्ट और वर्ब के पहले, मैं थोड़ा सा बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूं कि जब भी आप सब्जेक्ट और वर्ब के पहले कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड देखते हैं, whenever there is an extra word before subject and verb, जब कभी भी आप देखते हैं कोई एक्स्ट्रा वर्ड दे रखा है सब्जेक्ट और वर्ब के पहले, तो उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। वो कहलाता है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, लेकिन जहां देखिए एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, सीधा सब्जेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये पहले तो क्लोज, क्लोज क्या होता है? उपवाक्य होता है। और उपवाक्य जनरली सब्जेक्ट का एक हिस्सा होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, उपवाक्य किसे कहते हैं? जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो और सेंटेंस का एक पार्ट हो। जनरली किसी सेंटेंस में एक क्लोज तो होता नहीं है, एक तो पूरा सेंटेंस ही होता है। लेकिन मोर देन वन ऐसी कंडीशन बन जाए, एक से ज्यादा कंडीशन ऐसी बन जाए कि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ऐसे पेयर आपको सब्जेक्ट वर्ब के पेयर एक से अधिक मिले तो समझ लीजिएगा कि वो क्लोजेस कहलाएंगे, वो उपवाक्य कहलाएंगे। तो वहां पे सबऑर्डिनेट क्लोज होता है अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड दे रखा होता है तो। ठीक है, और अदरवाइज मैन क्लोज है। तो ये वाला जो है ना, आई ब्रॉट हिम सम सैंडविचेस, ये मैन क्लोज है। और ये जब पास्ट में होता है, जब भी आप पास्ट में देखते हो इसको, तो आगे भी हम सारी क्रियाओं को पास्ट में तब्दील कर देते हैं। जब कभी भी आप मैन क्लोज को पास्ट में देखते हैं, मुख्य उपवाक्य को पास्ट में देखते हैं, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट शुड बी चेंज्ड इनटू पास्ट ओनली, उसको भी आप पास्ट में चेंज कर दीजिए। तो यहां देखिएगा, यहां ब्रॉट दे रखा है आपको कंजंक्शन से पहले, तो इसलिए यहां पे भी पास्ट, ये थॉट पास्ट है, लेकिन मे इसका पास्ट करिए, माइट आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? नंबर 8 में है शुड आई हेल्प यू कैरी दैट बॉक्स, क्या मैं आपकी हेल्प करूं इस बॉक्स को कैरी करने में? तो यहाँ मॉडल का क्वेश्चन है और मॉडल आपके टॉपिक में है, सिलेबस में है। तो यहाँ मॉडल जो है उसमें सीकिंग सजेशन वाला मॉडल है। आपने बुक अगर नहीं पढ़ी है अभी तक तो वो बुक पढ़ सकते हैं आप। आरएएस के लिए एक बुक निकाली है ना, इंग्लिश फॉर आरएएस के नाम से। वो पूरा का पूरा सिलेबस मैच करता है, केवल नोटिस राइटिंग को छोड़ दें आप। नोटिस राइटिंग को छोड़ देंगे तो सारा पाठ्यक्रम वही है जो आरएएस का पाठ्यक्रम है। तो वो बुक आप खरीदेंगे तो उसमें आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और भी किसी एग्जाम की तैयारी में भी वो हेल्पफुल है, तो वो आप खरीद सकते हैं। शुड आई हेल्प यू कैरी दैट बॉक्स, इस वाक्य में क्या मैं आपकी हेल्प करूं उस बॉक्स को कैरी करने में? तो आप देखिएगा,
जब आप सीकिंग सजेशन है, किसी से आप कुछ सजेशन मांग रहे हो, क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं, है ना, क्या मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं, ऐसे वाक्य जिसमें आप वॉलंटियर करते हैं, अपनी सर्विस को वॉलंटियर करते हैं, अपनी सर्विस ऑफर करते हैं, तो ऐसे केस में दो मॉडल्स आ सकते हैं, या तो मे या फिर आ सकता है शेल। ठीक है, तो आप यहाँ शेल लगा दें शुड के स्थान पे, तो क्या मैं आपकी हेल्प करूं, है ना, या मे लगा दीजिए, दोनों ही सही होंगे, लेकिन शुड जो है वो सही नहीं होगा। अगला है whom was he called जयप्रकाश नारायण, किनके द्वारा उसे जयप्रकाश नारायण कहा गया। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। किस वॉइस का है? पैसिव का सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपको पता है कि काम किसी के द्वारा होता है। काम किसी के द्वारा है, तो किसके द्वारा उसे कहा गया जयप्रकाश नारायण, तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जिसने नाम दिया वो व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है। और बहुत ही सिंपल सा बात बता रहा हूं, समझ में आपको आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जब किसी क्रिया से मैन वर्ब से आप क्वेश्चन पूछते हैं कि ये काम किया किसने है, हु इज द डूअर ऑफ दैट एक्शन, एक्शन वर्ब, तो जब आपको ये पता नहीं लगता है कि सेंटेंस का में वर्ब का डूअर कौन है, मैन वर्ब किसके द्वारा की गई है, एक्शन वर्ब किसके द्वारा की गई है, तो मैन वर्ब का डूअर अगर पहले नहीं दे रखा हो, पहले नहीं हो, बाद में हो तो भी आप उसको ऐसे ही कंसीडर करेंगे, पहले नहीं हो तो उसको मान लिया करो कि वो पैसिव है। ये इंग्लिश में सेंटेंसेस का एक्टिव पैसिव को आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूं। जब कभी भी आप देखते हैं कि मैन वर्ब से पहले डूअर नहीं है, तो वो सेंटेंस कौन से वॉइस में चला जाएगा? पैसिव वॉइस में चला जाएगा। तो ये सेंटेंस देखो, इसमें कॉल का डूअर जो है कोई नहीं है। आप कहो कि ही है, तो ही को तो कहा गया है, ही को तो कहा गया है जयप्रकाश नारायण। किसने कहा? डूअर कौन है वो नहीं दे रखा। तो जब डूअर नहीं दे रखा होता है तो सेंटेंस कौन से वॉइस का होता है? पैसिव का। और पैसिव है तो देखो यहाँ पे हुम नहीं आएगा, बाई हुम आएगा। किसके द्वारा कहा गया, एजेंट कौन है वो बताने के लिए बाई का प्रयोग करना पड़ेगा। और नंबर 10 में आपसे कहा ही सेड टू मी दैट ही वुड गो टू मुंबई द नेक्स्ट डे। ये वाला सेंटेंस नरेशन का क्वेश्चन है। और नरेशन में आप जब सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है सेड टू, उसको जब आप चेंज करते हैं तो टोल्ड में चेंज कर देते हैं। याद करिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपने पढ़े हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड टू का चेंज किसमें होता है? टोल्ड में। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं तो सेड टू को सेड टू नहीं लेके जा सकते, आप सेड टू को चेंज करेंगे ही, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? टोल्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो 10 क्वेश्चंस आपके एरर वाले हुए। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस और। 11th क्वेश्चन, आपको अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन यहाँ पे से देखना है कि लैश आउट आएगा कि पुट आउट आएगा, या फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। तो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ बोथ द फ्रेजल वर्ब्स। यू मस्ट नो कि व्हाट डज लैश आउट मीन एंड व्हाट डज पुट आउट मीन। सो लैश आउट जो होता है, इसका मतलब होता है, लैश आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, साइड करना, डांटना, पल्मिनेट करना, किसी पर भड़कना। तो लिख लो, ये कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके। क्रिटिसाइज करना हो सकता है ना, साइड करना हो सकता है, फल्मिनेट करना हो सकता है। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है डांटना, आलोचना करना, आड़े हाथों लेना, भड़क जाना किसी पर। इसको क्या बोलते हैं? लैश आउट। ठीक है। और दूसरा है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, या फिर आप इसे कहिए डाउज करना। बुझाना मतलब क्वेंच करना, स्टैंप आउट करना। ये होते हैं आग बुझाने के लिए जनरली पुट आउट का यूज करते हैं, आग बुझाना। ठीक है। अब आप सेंटेंस पढ़ो, किसकी जरूरत है? शी रियली लैश्ड आउट या पुट आउट एट मी व्हेन आई वाज लेट फॉर वर्क। तो जब मैं काम के लिए देर हो गई मुझे, तो उसने मुझे क्या किया? अब काम के लिए लेट जाओगे तो बॉस क्या कर सकता है? डांटेगा। डांटेगा तो यहाँ पे आपका आंसर लैश आउट होगा। तो सही करके लिखोगे तो सेंटेंस लिखोगे शी रियली लैश्ड आउट, इसको हटा दीजिएगा, एट मी व्हेन आई वाज लेट फॉर वर्क, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन है वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स के हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड भी आपके सिलेबस में दे रखा है। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखो, दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर। ये जो टेम्पर होता है ये आपका नेचर है, ये आपका डिस्पोजिशन है। ठीक है, आपका व्यक्तित्व है। और ये जो टेम्पर है ये होता है टिंकर करना, छेड़छाड़ करना कोई चीज से। ठीक है, इसके साथ जनरली विद लगता है। टिंकर विद होता है, टेम्पर विद होता है, लिख लीजिएगा। टेम्पर जो है, टेम्पर का मतलब है छेड़छाड़ करना, इसके लिए तुम टिंकर भी यूज कर सकते हो। और इसका मतलब है इसमें विद लगता है प्रेपोजिशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छेड़छाड़ करना। इसके लिए इंटरफेयर भी एक वर्ड यूज कर सकते हो आप, इसके लिए मेडल भी यूज कर सकते हो,
हस्तक्षेप करना, छेड़छाड़ करना, ठीक है। अब देखिए, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल। अब आपको सीखना चाहिए कि कैसे कंट्रोल करें, क्या, अपना गुस्सा, अपना टेम्पर। ये टेम्पर गुस्से के लिए भी आता है, लूज टेम्पर कभी सुना हो तो आपने। तो गुस्से को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे टेम्पर आंसर आएगा, छेड़छाड़ करना तो नहीं आएगा, तो ये हट जाएगा, ठीक है। अगला है अ रिच वेन या वेन, VAIN है और VEIN है। देखो, VAIN जो होता है वो फ्यूटाइल होता है, फ्यूटाइल कह दो, यूजलेस कह दो। तो जो चीज व्यर्थ है, जो चीज किसी काम की नहीं है, वो क्या कहलाती है? VAIN। ऑल इन वैन, सम सुना होगा, सब प्रयास व्यर्थ में गए। ऑल इन वैन का मतलब है सारे के सारे प्रयास है वो व्यर्थ में गए। ये तो होता है VAIN का मतलब। और VEIN जो है ये दो प्रकार के मीनिंग देता है। VEIN एक तो टैलेंट के अर्थ में ही आता है। VEIN जो है वो किस अर्थ में आता है? टैलेंट के अर्थ में। और एक है वो आता है थिन लेयर, अ थिन लेयर ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का जो एक पतला सा लेयर है, थिन लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेन, VEIN, ठीक है। VAIN जो है वो तो आता है फ्यूटाइल या यूजलेस के अर्थ में, और VEIN जो है वो थिन लेयर ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का एक पतली सी लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या? VEIN, ठीक है। और इसके अंदर एक और आप लिख लो, इसको एबिलिटी भी कह सकते हो आप, एबिलिटी के अर्थ में भी आता है। एक वेन शीरा या धमनी होती है जिसके माध्यम से, ट्यूब जिसको कह सकते हो आप, जिसके माध्यम से रक्त जो है वो संचरित होता है पूरे बॉडी में, उसको भी आप कह सकते हो VEIN। और टैलेंट को भी कह सकते हो, स्टाइल को भी कह सकते हो, है ना। इसको स्टाइल लिख दो, शैली, ये ठीक रहेगा। तो एक इसका मतलब शैली भी होता है, स्टाइल भी होता है, और एक थिन लेयर ऑफ सब्सटेंस भी होता है। तो यहाँ पे रिच वेन ऑफ आयरन ओर का मतलब होता है अयस्क, सुना होगा। जैसे लोहे का अयस्क होता है ना, हेमेटाइट, Fe2O3, केमिस्ट्री में सुना होगा आपने। वॉज फाउंड इन द हिल साइड। तो एक आयरन की एक पतली सी लेयर मिली है, और तो कोई अर्थ सटीक ही नहीं बैठेगा यहाँ पे। आयरन यहाँ पे एक सब्सटेंस दे दिया, मेटल दे दिया, इसकी लेयर मिली है, तो ये वाला आंसर ठीक होगा। ये VAIN हटा दीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपसे पूछा है पैराग्राफ, सॉरी पैसेज, और पैसेज करने के लिए सबसे पहला काम क्या है? क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसा कि पिछले सेशन में भी आपने देखा, क्वेश्चंस पढ़ना कारण ये है कि एक तो हमें वापस से रीड ना करना पड़े, और एक हमारा टाइम बचे, एक हमारी बिल्कुल टू द पॉइंट अप्रोच हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम पैसेज को पहले क्वेश्चन पढ़कर ही सोल्व करते हैं। अदरवाइज पैसेज पढ़ने बैठ गए तो आपको टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग चीज हो जाएगी, और बड़ा मुश्किल सा काम हो जाएगा। वाई डू मरीन डिपॉजिट्स अंडर द सी नॉट गेट डिकम्पोज्ड? कि क्यों जो समुद्रीय जीव हैं, मरीन का मतलब होता है रिलेटेड टू सी, मरीन का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू सी, समुद्र से संबंधित। तो समुद्र से संबंधित जो डिपॉजिट्स हैं, कचरा है कुछ भी मान लीजिए, वो समुद्र के नीचे, जो समुद्र तल के नीचे जो होता है, वो डिकम्पोज क्यों नहीं होता, विघटित क्यों नहीं होता? डिकम्पोज का मतलब होता है डीके करना, विघटित होना, समय के साथ धीरे धीरे विघटित होने को डिकम्पोज बोलते हैं। तो क्यों मरीन डिपॉजिट जो होता है सी के अंदर, वो डिकम्पोज क्यों नहीं होता, ये कारण बताना है। तो पढ़ना शुरू कीजिए, जहां पर भी ये आएगा वो हम लोग आंसर कर देंगे। देखो, क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज ए थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड। ये पढ़ते चलिएगा, रीड करते चलिएगा, क्योंकि सभी का ट्रांसलेशन करना जरूरी नहीं है। व्हेन वी सी द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, देन वी विल थिंक ओवर दोज लाइन्स। हम एक दो लाइन पहले पढ़ लेंगे, एक दो लाइन बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन आपको कीवर्ड सर्च करने हैं। तो डिकम्पोज आ जाए, मरीन डिपॉजिट आ जाए, वहां रुक जाइएगा, बाकी पढ़ते चलो। The black liquid with a strong smell, it is a complex mixture of many different substances, each with its own individual qualities. Most of them are combinations of hydrogen and carbon in varying proportions. Such hydrocarbons are also found in other forms such as bitumen, asphalt, and natural gas. Mineral oil originates from the carcasses of tiny animals and farm plants that live in the sea. Over millions of years, these dead creatures form large deposits under seabed. ठीक है, आगे दे रखा है, एंड ओशियन करंट्स कवर देम विद अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड एंड सिल्ट। एज दिस मटेरियल हार्डन्स इट बिकम्स सेडिमेंटरी रॉक एंड इफेक्टिवली शट्स आउट द ऑक्सीजन, सो प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ द मरीन डिपॉजिट अंडरनीथ। ये आंसर आ गया। ये देखो, ये जो मटेरियल है ये हार्डन हो जाता है, सख्त हो जाता है, फिर इससे सेडिमेंट्री डिपॉजिट रॉक, सेडिमेंट्री होता है तलछट में जमी, तो तलछट में जमी जो चट्टाने हैं वो उसका रूप ले लेता है,
और फिर इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन शट आउट हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं आती है, प्रिवेंट कर देता है, और इस कारण से डिकम्पोजिशन नहीं होता। ये आंसर है, ठीक है। तो मरीन डिपॉजिट जो है, देखो मरीन डिपॉजिट की बात ही है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स से दीज डेड क्रीचर्स, ये जो मृत प्राणी हैं, ये बहुत लार्ज डिपॉजिट्स बनाते हैं अंडर सी बेड, समुद्र तट के नीचे, समुद्र तल के नीचे, एन ओशन करंट्स, और जो महासागरीय धाराएं होती हैं, कवर देम विद अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, ठीक है। ये रेत से, बजरी से, इनसे एक मतलब इनकी एक कवर ये कर लेते हैं। As this material hardens, it becomes sedimentary rock and effectively shuts out the oxygen. तो पहली बात, मरीन डिपॉजिट जो हैं वो रॉक का रूप ले लेते हैं। दूसरी बात, ये इसका रॉक का रूप ले लेते हैं, हार्डन बन जाता है, तो ये ऑक्सीजन को आने देता नहीं है। ऑक्सीजन नहीं आने देगा तो फिर डिकम्पोजिशन इसका होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या करेंगे आप? देखिए, इसका आंसर करेंगे कि यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, प्रश्न का सहारा लेना है। मरीन डिपॉजिट्स, तो ये हो गया समुद्र से संबंधित जो भी डिपॉजिट्स हैं, अंडर द सी, डू नॉट गेट डीकम्पोज्ड, ठीक है। मरीन डिपॉजिट्स अंडर द सी डू नॉट गेट डीकम्पोज्ड, वाई का जो आंसर है वो किससे आता है? बिकॉज से, क्योंकि वाई पूछता है आपसे कारण। बिकॉज क्या करोगे? दे बिकम, क्योंकि ये मरीन डिपॉजिट्स जो है वो क्या बन जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। पहली बात, ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं, तलछट में बनी चट्टानें बन जाती है, हार्डन हो जाता है, एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रोकते हैं फ्रॉम एंटरिंग, प्रवेश करने से, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाएगी, इस कारण से वो डिकम्पोज नहीं होते, वो बात हमने लिखी दी। तो एक तो ये मरीन डिपॉजिट्स हार्डन हो जाते हैं, है ना। हार्डन हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ये सेडिमेंट्री रॉक का रूप ले लेते हैं, और फिर ये प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजन को एंटर करने से, और ऑक्सीजन जहां नहीं पहुंचेगी वहां पे डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ये मतलब है। अगला है, व्हाई डज सेडिमेंट्री रॉक लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स? क्यों जो सेडिमेंट्री रॉक हैं, तलछट में जमी जो चट्टान है, क्यों वो, लीड टू का मतलब होता है परिणित होना, रिजल्ट इन, इसका परिणाम इस रूप में निकलता है, ये इसका मतलब है कि क्यों जो तलछट में जमी चट्टान है वो ऑयल डिपॉजिट के फॉर्मेशन का कारण बनती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो परिणाम इसका परिणित होती है किस चीज में? ऑयल डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन बनता है। तो ये बात देखिएगा, कीवर्ड देखने हैं, ऑयल डिपॉजिट्स जहां आ जाए, फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स आ जाए, है ना, सेडिमेंट्री रॉक की बात आ जाए, वहां रुकेंगे। तो यहां तक तो हमने निकाल ही लिया, ठीक है। आगे देखो, the layers of sedimentary rock become thicker and heavier, their pressure produces heat which transform the tiny carcasses into crude oil। ये हो गया कि भाई उनका जो प्रेशर है, किसका? सेडिमेंट्री रॉक का, कि सेडिमेंट्री रॉक जो है उनकी जो लेयर्स हैं वो थिकर और हैवियर, बहुत घनी हो जाती हैं, बहुत भारी हो जाती हैं। उनका जो प्रेशर है वो हीट प्रोड्यूस करता है। भी देखो, पैराग्राफ और पैसेज, मतलब पैसेज करने का तरीका यही है कि यू मस्ट नो कि व्हाट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आर देयर इन द गिवन क्वेश्चन, you pick those keywords and try to match those keywords in your paragraph, in your passage. Once you match those words with these words, then you can form your answer। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कैसा क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई देयर प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट, सेडिमेंट्री रॉक का जो लेयर्स हैं उनका प्रेशर जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, और वो ट्रांसफॉर्म कर देता है टाइनी कैरकेसेस को। टाइनी मतलब सूक्ष्म, कैरकेसेस का मतलब होता है जो डेड एनिमल्स हैं उनके ढांचे, ठीक है, उनको क्रूड ऑयल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये ऑयल फॉर्मेशन बनता है इस कारण से, ये इसका आंसर है। तो आप खुद से भी कोशिश करिए इसको बनाने की कि क्या इसको तुम बना सकते हो, किस तरीके से लैंग्वेज इसकी दे सकते हो, ये कोशिश कर लो भी कैसे इसको तुम एक लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट कि तुम कैसे लिखोगे इसको, लिखना ही तो इंपॉर्टेंट है, बाकी आ तो जाएगा, तुम निकाल भी लोगे, लेकिन इसके बाद में कैसे बनेगा वो बताना है। तो पहले तो क्वेश्चन का सहारा लेना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डज सेडिमेंट्री रॉक लीड टू? तो यहां से लिखिए, सेडिमेंट्री रॉक, लीड के स्थान पे लीड्स, क्योंकि तुम डज हटाओगे, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स।
ठीक है, बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स बिकॉज, क्या? अब देखो, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हीट, इट्स प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट, इट्स प्रेशर, अब मैंने इट्स लिखा क्योंकि मैंने सेडिमेंट्री रॉक को ही माना है, लेयर्स को मानूंगा तो देयर लिख दूंगा। प्रेशर क्या है? प्रोड्यूसेस हीट, प्रोड्यूसेस हीट, और आगे वाली बात क्या है? विच ट्रांसफॉर्म्स द टाइनी कार्बन इनटू क्रूड ऑयल, विच ट्रांसफॉर्म्स, जो परिवर्तित कर देता है, विच ट्रांसफॉर्म्स टाइनी कैरकसेस इनटू क्रूड ऑयल। ये आपका आंसर आ गया। ऑयल डिपॉजिट का फॉर्मेशन कैसे होता है? ऑयल डिपॉजिट मतलब ऑयल बनता कैसे है? तो सेडिमेंट्री रॉक बनती है, वो क्या करेगी? वो प्रेशर जो उसका है वो प्रोड्यूस करेगा हीट, और हीट जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देगा टाइनी कैरकसेस को क्रूड ऑयल में। ये आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? थर्ड पूछा कि हाउ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंबाइंड इन ऑर्डर टू हैव मिनरल ऑयल, कि कैसे ये कंबाइन होते हैं इन ऑर्डर टू हैव मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल को प्राप्त करने के लिए। हाउ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंबाइंड, कैसे हाइड्रोजन और कार्बन कंबाइंड होते हैं मिनरल ऑयल की प्राप्त करने, मतलब खनिज तेल है उसको अगर प्राप्त करना हो तो कैसे इसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये बात यहां तो है नहीं, नीचे तो ऊपर छोड़ के आ गए हम। किस फॉर्म में? तो ये दे रखा है, यहां देखो, मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। ये ऐसे कंबाइन होते हैं, वेरिंग प्रोपोर्शंस में कंबाइंड होते हैं, अलग अलग अनुपातों में कंबाइंड होते हैं। तो क्या लिखोगे? हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंबाइंड इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। ये अलग अलग अनुपातों में कंबाइंड होते हैं, किस लिए? इन ऑर्डर टू हैव मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल को प्राप्त करने के लिए। ये आपका आंसर आएगा। बात क्लियर है? अगला कह रहा है इन विच फॉर्म हाइड्रोकार्बन आर फाउंड, कौन कौन से फॉर्म्स में पाए जाता है हाइड्रोकार्बन। तो ये बात भी देखो, इसके नीचे दे रखा है कि हाइड्रोकार्बन जो हैं वो पाए जाते हैं किस रूप में? बिटुमिन रूप में, एस्फाल्ट रूप में और नेचुरल गैस के रूप में। ये आंसर है इसका। तो क्या करोगे कि हाइड्रोकार्बन, सेंटेंस का सहारा लो, पहले हाइड्रोकार्बन लिखो, अब लिखो कि भाई ये हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, तो आर फाउंड दे ही रखा है, आर फाउंड इन द फॉर्म्स ऑफ, इन द फॉर्म्स ऑफ बिटुमिन, asphalt, asphalt मतलब डामर, एंड नेचुरल गैस, इस रूप में पाए जाते हैं। ये आपका आंसर आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन्स किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये इस रूप में पाए जाते हैं, बिटुमिन के रूप में, एस्फाल्ट के रूप में, नेचुरल गैस के रूप में। नोट डाउन करिए। ठीक है, अगला देखो, डीके का सिनोनिम बताया था, डीके मतलब धीमे धीमे क्षय होना, तो डीकम्पोजिशन दे रखा था आपको, तो डीकम्पोजिशन इसका आंसर आ जाएगा, या डीकम्पोज आ जाएगा। अगर आप इसको वर्ब मानते हो तो डीकम्पोज कर दो, और डीके अगर आप नाउन मानते हो तो डीकम्पोजिशन कर दो, बोथ आर राइट। अगला आपसे पूछा है ट्रांसलेशन, तो देखो, पहला है अधिकारी को अपराध स्थल पर एक हथियार मिला। तो हमेशा ही मैं ट्रांसलेशन में एक ही बात बताता हूं कि सबसे पहला काम करो कि सब्जेक्ट निकालो, और सब्जेक्ट निकालने के बाद दूसरा काम करो कि उसकी वर्ब लगाओ। तो अधिकारी यहाँ पे सब्जेक्ट है, अधिकारी को मिला है, तो अधिकारी को लिखिए या तो एन ऑफिसर, क्योंकि अधिकारी का आप काउंटेबल नाउन है, ऑफिसर का ऑफिसर्स बनता है, जिस नाउन का बहुवचन बनता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है, उससे पहले आर्टिकल तो लगेगा ही। लेकिन चूंकि अब ये आपको जो व्यक्ति बोल रहा है कि अधिकारी को मिला, तो उसके लिए वो अधिकारी जो है वो निश्चित है, किसी को बता रहा होगा, उसके लिए भी सोच के देखिए थोड़ा गहराई से कि वो निश्चित ही होगा। ठीक है, अधिकारी को अपराध स्थल पर एक हथियार मिला, तो इन्वेस्टिगेटिव टीम होगी, उसका अधिकारी होगा, तो यहाँ पे द ऑफिसर ठीक रहेगा। तो ये डेफिनेट मानते हुए, स्पेसिफिक मानते हुए आप लिखेंगे द ऑफिसर। मिला तो मिलने को बोलते हैं फाइंड,
और फाइंड की सेकंड फॉर्म बनती है फाउंड। तो द ऑफिसर फाउंड, ठीक है, अधिकारी को मिला। क्या मिला? एक हथियार। एक हथियार को बोलेंगे अ वेपन। एक हथियार मिला। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, उल्टा चल रहे हैं देखो, अधिकारी सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई मिला, फिर उल्टा चलिए एक हथियार, फिर पर को बोलेंगे ऑन। अपराध स्थल तो क्या आ जाएगा? द क्राइम सीन। चूंकि अपराधी ये निश्चित हो गया ऑफिसर, तो यहां क्राइम सीन भी निश्चित ही हो जाएगा कि जिस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट वो कर रहा था, क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो द क्राइम सीन। ठीक है। अब यहां ऑन द क्राइम सीन के स्थान पर ज्यादा बेहतर रहेगा एट द क्राइम सीन आप करो। क्यों? क्योंकि एक निश्चितता दर्शाने के लिए क्राइम सीन जो है वो कोई ऐसे कोई एक जगह है मान लो, उसके आसपास की चीजों के लिए भी अगर तुम्हें लगाना हो तो फिर एट ही लगेगा। ऑन तो क्या होता है? पर्टिकुलरली एक प्लेस है, उसके ऊपर एक निश्चित बिंदु पर है, तब हम ऑन लगाते हैं, वरना हम किसका यूज करते हैं? एट का। तो एट द क्राइम सीन ये आंसर आएगा। आप उस जानकारी को उजागर करने के लिए बाध्य नहीं है, तो आप बाध्य नहीं है, आप मतलब यू नहीं है, आर नॉट। अंडर कंपल्सन या अंडर ऑब्लिगेशन, बाध्यता को बोलते हैं ऑब्लिगेशन। यू आर नॉट अंडर ऑब्लिगेशन या यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड, आप बाध्य नहीं है किसके लिए? उस जानकारी को उजागर करने के लिए। तो देखो उल्टा चलिए, अब के लिए टू लगा दो या फोर लगा दो। फोर लगाओ तो आईएनजी लगाना, प्रेपोजिशन है। टू लगाओ तो बेस फॉर्म लगाना, इन्फिनिटिव है। ठीक है। उजागर करने को बोलते हैं डाइवल्ज कर दो, डिस्क्लोज कर दो। डाइवल्ज कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो, रिवील कर सकते हो। ठीक है, उजागर करना। डिस्क्लोज उस जानकारी को, दैट इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन। तो क्या आ गया? आप उस जानकारी को उजागर करने के लिए बाध्य नहीं है। तो आप बाध्य नहीं है तो यू आर नॉट अंडर ऑब्लिगेशन या यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड, किस लिए? टू डाइवल्ज या टू डिस्क्लोज या टू रिवील उस इंफॉर्मेशन को, तो दैट इंफॉर्मेशन। आपको कभी भी जबरदस्ती का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो आपको सहारा नहीं लेना चाहिए, चाहिए है सजेशन है तो शुड आएगा, तो आपको यू नहीं चाहिए, शुड नॉट। सहारा लेने को बोलते हैं रिजोर्ट। यू शुड नॉट रिजोर्ट, रिजोर्ट के साथ लगता है टू, यू शुड नॉट रिजोर्ट टू। ठीक है। आपको सहारा नहीं लेना चाहिए तो यू शुड नॉट रिजोर्ट टू। जबरदस्ती का तो ये है कभी भी नहीं लेना चाहिए, तो कभी भी के लिए नेवर लगा दो, तो यू शुड नेवर रिजोर्ट टू। अब जबरदस्ती को हम बोलते हैं कोवर्सन, मतलब मजबूरी, बाध्यता, बाध्य करना, है ना, फोर्स करना, वो सब क्या कहलाता है? कोवर्सन कह सकते हो, या फोर्स कह सकते हो, या कंपेल कह सकते हो, इंपेल, कंपल्सन कर सकते हो, इंपेल कर सकते हो। तो यू शुड नेवर रिजोर्ट टू कोवर्सन, फोर्स भी कर सकते हो, मजबूरी मतलब जबरदस्ती, बाई फोर्स कहते हैं ना। उन पर साजिश का आरोप लगाया गया। देखो आ की मात्रा है, ये मैंने जब ट्रांसलेशन सिखाया है कहीं पर भी तो बताया है, आ ई ए की मात्रा जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? सेकेंड फॉर्म के लिए। और आप देखो साजिश का आरोप लगाने वाला कौन है इस वाक्य में? साजिश का मतलब, साजिश यहाँ पे है तो षड्यंत्र है, षड्यंत्र को कॉन्स्पिरेसी आप कह सकते हो, प्लॉट कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, साजिश का आरोप लगाने वाला यहाँ पे कौन है? कोई नहीं है वाक्य में, काम करने वाला नहीं है, और काम करने वाला नहीं है तो उसको बोलते हैं हम पैसिव वॉइस का वाक्य है, और पैसिव वॉइस का वाक्य है, और किसमें? सेकंड फॉर्म दे रखी है आ ई ए। तो सेकंड फॉर्म का पैसिव किससे बनता है? वॉज वर्ड से बनता है। सेकंड फॉर्म का पैसिव किससे बनेगा? वॉज या वर से। ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे? उन पर साजिश का आरोप लगाया गया, तो क्या आ जाएगा? उन पर साजिश का आरोप लगाया गया। तो उन पर के लिए क्या लगा दोगे? दे, चूंकि प्लूरल है भाई, इसमें इंग्लिश में इज्जत वाली बात तो है नहीं कि उन मतलब कोई व्यक्ति के लिए कह रखा है, तो यहाँ पे दे कर दीजिए प्लूरल मानते हुए। तो दे, आरोप लगाया गया तो यहाँ पे लगाइए वॉज वर, तो दे के साथ लगेगा वर। आरोप लगाने को बोलते हैं चार्ज्ड, चार्ज्ड के साथ प्रेपोजिशन लगता है विद, तो दे वर चार्ज्ड विद। किसका? साजिश का आरोप है, तो साजिश को हमने क्या बोला? कॉन्स्पिरेसी या प्लॉट, तो कॉन्स्पिरेसी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दे वर चार्ज्ड विद कॉन्स्पिरेसी, उन पर षड्यंत्र का या साजिश का आरोप लगाया गया। ठीक है। उन्होंने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया, उन्होंने किया, तो फिर से देखो दे आ जाएगा, प्लूरल है, और ये एक्टिव वॉइस का वाक्य ही है क्योंकि दुरुपयोग करने वाला कौन है? ये। ठीक है। आ की मात्रा है तो कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। दुरुपयोग करने को क्या बोलते हैं? मिसयूज्ड, तो दे मिसयूज्ड। क्या?
विशेषाधिकार, विशेषाधिकार को क्या बोलते हैं? विशेषाधिकार को बोलते हैं प्रिविलेज या प्रेरोगेटिव। तो यहां विशेषाधिकार निश्चित होगा कि अगर आप कह रहे हो कि विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया तो निश्चित ही होगा ना, आपको पता होगा कौन सा विशेषाधिकार था, इसलिए दे लगाइए। तो दे मिसयूज्ड द प्रिविलेज, दे मिसयूज्ड द प्रिविलेज या प्रेरोगेटिव। एक वर्ड होता है प्रेरोगेटिव, ये भी होता है विशेषाधिकार, ठीक है। तो दे मिसयूज्ड द प्रेरोगेटिव, ठीक है। अगला प्रेसी है। अब प्रेसी आप वैसे इसको पढ़ लीजिए पहले, है ना, एक इस वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लो अच्छे से कि क्या कहना चाह रहा है, फिर मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। प्रेसी का मैंने तरीका बताया हुआ है आपको, है ना, इसी चैनल पर प्रेसी का एक वीडियो दे रखा है, वो जरूर देखिए, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि प्रेसी लिखनी कैसे है, ठीक है। तो ये प्रेसी क्या होती है, 1/3 पार्ट में करनी पड़ती है, एक टाइटल आपको देना पड़ता है। मैं इसको दो भागों में बांट दूं, थोड़ा सा जूम कर दूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर पढ़ लो इसको, ठीक है। ये दिख रहा है अब तो, और यहां से यहां तक का देख लो। इसका जो आप प्रेसी करोगे तो पहला काम है टाइटल डालना। टाइटल के बाद दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है आपका कि आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज ना करें इन सेंटेंसेस में, कॉपी ना करें वर्ड्स को, अपने शब्दों में लिखें, 1/3 वर्ड्स में इसको आप सारगर्भित करें, ठीक है। और कुछ भी बाहर की चीजों को ना लें, एग्जाम्पल्स ना लें। तो ये एक प्रेसी बता देता हूं, दिखा देता हूं कि कौन से इसका आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर ये वाला आंसर है, मैन एंड सोसाइटी नाम से ये प्रेसी है, इसका आंसर ये है। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना है कि कैसे करें, और इसके लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेसी राइटिंग का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहां से जाके देखिएगा कि प्रेसी आपको करनी कैसे, ठीक है। तो मैन एंड सोसाइटी टाइटल बनेगा, वर्ड लिमिट आपको मेंशन करनी है और इस तरीके से लिखना है, ठीक। अगला एक क्वेश्चन जो था वो आपका एप्लीकेशन का था। एक एडिटर को लेटर लिखना था, और एडिटर को लिखना है किस रूप में, ये हाईलाइट करते हुए कि आप इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन अमंग द यूथ, कि युवाओं के बीच में तकनीकी जो, जैसे मोबाइल हो गया या कोई मोबाइल ही मानो जनरली, तो मोबाइल है या टेक्नोलॉजी के अंदर आप और कोई चीज ले लीजिए, उसका एडिक्शन है, बहुत ज्यादा एडिक्शन है। बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं है आजकल, है ना। टेक्नोलॉजी इस कद्र बढ़ गई है, हालांकि ये वरदान भी है लेकिन अभिशाप साबित हो रही है। तो आप इसमें एडिटर को लिखेंगे तो एडिटर से आप क्या चाहेंगे? एडिटर से आप ये चाहेंगे कि भाई आप जो प्रॉब्लम्स काउंट करवा रहे हो उन प्रॉब्लम्स को आप अपने अखबार में स्थान दो, वो आर्टिकल पब्लिश कर दो, ताकि ये, मैं एक समाजसेवी होने के नाते इस चीज को लिख रहा हूं, मान लीजिए, है ना, कि बच्चों का विकास जो है अवरुद्ध हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन यहाँ पे होने लग गया है। बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं तो वीडियो गेम्स कितने घंटे खेल जाते हैं उनको पता ही नहीं पड़ता, है ना। वो अपना पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको करियर का पता नहीं है, वो स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रख पाते, अच्छे से खाना पीना नहीं करते। ये सब चीजें प्रॉब्लम्स गिनानी है आपको, और एक रिक्वेस्ट करनी है कि जो मैंने लिखा है वो आप आर्टिकल अपने अखबार में छाप दीजिए, ताकि जो भी संबंधित, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इस चीज के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, वो इस बारे में ध्यान दें, और अपने बच्चों को, पेरेंट्स भी ध्यान दें और बच्चों को एडिक्शन ये दूर करें। ऐसा कुछ आप चाहेंगे तो इसके लिए एक लेटर राइटिंग जो है वो मैंने यहाँ पे लिख के दी है आपको। सबसे पहला काम जो होता है, ऑफिशियल लेटर में एडिटर को पत्र लिखें, चाहे ये मैंने आरएएस के विद्यार्थियों को तो बताया ही है, लेकिन चूंकि अब आपका है तो देखो, इसमें मैंने पिछले सेशन में बताया था कि सबसे पहला काम जब एडिटर को पत्र लिखते हैं आप, तो सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे 3 लाइंस में। 3 लाइंस में क्या आ जाएगा? सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, जिसने लेटर लिखा है। तो इसमें आपने स्टेशन रोड लिखा, न्यू दिल्ली लिखा, मंथ का नेम लिखना है, पहले डेट लिखो, तो उसके बाद तारीख लगानी है, उसके बाद ईयर लिखना है, ठीक है। पहले मंथ का नेम आएगा, फिर डेट आएगी, फिर ईयर आएगा। इसके बाद का काम है, एक लाइन छोड़ दें आप बीच में, ठीक है। ये सब चीजें बहुत अच्छे से बताई गई हैं आपको बुक में, जो आरएएस वाली बुक है उसमें आप देख सकते हैं। एक लाइन आप छोड़ दीजिए। एक लाइन छोड़ने के बाद में आप एडिटर को पत्र लिखना स्टार्ट कीजिए। तो एडिटर लिखा द एडिटर, ठीक है, दी एडिटर। एडिटर किस अखबार का है, वो अखबार का नाम, तो अखबार के नाम के आगे द लगता है, तो द इंडियन एक्सप्रेस और न्यू दिल्ली लिख दिया। ये अब जो एडिटर को पत्र लिखते हो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वही प्लेस लिखें जहां पे अखबार पब्लिश होता है, ठीक है। आप मान लीजिए राजस्थान में है तो आपने कह दिया कि भाई मैं जैसलमेर से हूं, और जैसलमेर में ही फिर लिख दो कि एडिटर भी जैसलमेर का ही है। तो ये अखबार कहाँ चलता है, कहाँ से पब्लिश होता है, वो थोड़ा सा ध्यान रख के वो आप एड्रेस लिखिएगा। फिर उसके बाद लाइन वगैरह छोड़नी नहीं है। अब ये लाइन जो छोड़ी हुई है वो तो केवल स्पष्ट दिख जाए इसलिए, बाकी लाइन केवल बस एक यहीं पर छोड़नी है, बाकी सब
सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ठीक नीचे वाली लाइन में सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपको प्रश्न में दे रखी है, एक अपील करनी है किस रूप में, अगेंस्ट राइजिंग टेक एडिक्शन अमंग द यूथ, युवाओं के बीच में जो बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी का एडिक्शन है उसके खिलाफ एक अपील आपको करनी है। फिर आप लिखेंगे सर या मैडम, और सर लिखने के बाद आप इंट्रोड्यूस करेंगे पहले पैराग्राफ में कि आप ये लेटर लिख क्यों रहे हैं। सर लिखने थोड़ा सा स्थान छोड़िए, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करिए। विद ग्रेट एडमिरेशन एंड बिहाफ बिलीफ इन द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, यहां से स्टार्ट किया हमने, इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर स्टार्टिंग की लाइन इसके लिए फिक्स हो सकती है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हो। जब भी एडिटर को पत्र लिखो तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, आपके प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से, आई वुड लाइक टू, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और किसका, जो भी आपको बताना है वो बता सकते हैं। या फिर इस तरीके से कर दो, विद ग्रेट एडमिरेशन एंड बिलीफ इन द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, जो कि आपके अखबार के प्रति मेरा बहुत सम्मान है और आपके कॉलम्स में मेरा विश्वास है, इसके चलते आई सीक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं चाहता हूं कि आपके ध्यान में लाया जाए द फास्ट ग्रोइंग मिनेस, मिनेस मतलब होता विभीषिका या संकट, तो बहुत बढ़ता हुआ जो संकट है, ऑफ टेक एडिक्शन, किसका, तकनीकी लत लग जाने का, एंड रिजल्टेंट हेल्थ स्केयर्स, और इसके परिणाम स्वरूप जो स्वास्थ्य के जो संकट पैदा हो रहे हैं अमंग द यूथ, युवाओं के बीच हमारे देश में, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, वेयर यू हैव इंट्रोड्यूस्ड योर सब्जेक्ट, आपने बताया है कि व्हाई आई एम राइटिंग दिस लेटर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ जो है बॉडी पार्ट है, ये आप ही पर डिपेंड करता है कि आप इसके प्रश्न की समझ को, प्रश्न को ध्यान से समझकर उसकी विषय वस्तु लिखें। तो विषय वस्तु में लिखा, टुडे, आज, वी आर एबल टू एंजॉय सम ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट गैजेट्स टू हैव एवर एग्जिस्टेड, ठीक है, आज हम लोग समर्थ हैं कि जितने आज तक भी ऐसे गैजेट्स, सुविधाजनक गैजेट्स जो हैं उपलब्ध नहीं थे, उनको हम यूज कर पा रहे हैं, विच ऑफर फार मोर इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट देन एनी अदर, इस समय बहुत सूचनाएं प्राप्त होती हैं, बहुत मनोरंजन हम कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द अपकमिंग जनरेशन हैज बीन बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंफॉर्मेशन हैवी, इसके कारण बहुत सारी आज की जनरेशन जो है वो बहुत सूचनाएं इकट्ठी कर रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ आवर्स एन एवरेज पर्सन, जो आवर्स के संख्या है जो एक औसत व्यक्ति जो है यूज करता है, ठीक है, स्पेंड्स इन गेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, नई सूचनाओं को प्राप्त करने में, वेदर वांटेड और अनवांटेड, चाहे वो सूचना वांटेड हो या अनवांटेड हो, अनचाहे तरीके से भी सूचना प्राप्त हो रही है, इज फास्ट इंक्रीजिंग, ये बहुत बढ़ रही है। विद अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, अब चूंकि सारे दिन स्क्रीन हमारे आंखों के सामने होती है, शोइंग अस न्यू वंडर्स एवरी मिनट, तो हर मिनट आपको एक नया अद्भुत, एक आश्चर्य, एक रहस्यमय घटना सामने आती है, ठीक है। ये बॉडी पार्ट है, आपको वो समझा रहा हूं कि सेंटेंस क्या लिखे हुए हैं, बाकी अपने तरीके से भी आप बना सकते हैं। फिर लिखेंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इन सबसे ऊपर, द वंडर्स आर एज पर चॉइस एंड प्रेफरेंसेस, ये जो वंडर्स हैं, जो ये आश्चर्यजनक घटनाएं हैं, विस्मयकारी घटनाएं हैं, ये आपकी पसंद के अकॉर्डिंग है और आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग है, आपकी प्राथमिकताओं के अकॉर्डिंग है। ऑल दिस टेम्पटेशन, ये जो पूरा प्रलोभन है, ऑफन लीड्स यंग चिल्ड्रन टू स्पेंड मच मोर टाइम, ये युवा बच्चों को और अधिक टाइम व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है, ऑन दीज गैजेट्स देन व्हाट इज हेल्दी, ठीक है, इन गैजेट्स पर, किसकी तुलना में, जो स्वास्थ्यवर्धक है उन चीजों की तुलना में ज्यादा ध्यान इस पर लगाते हैं। एंड इवन दो वी मे नॉट रियलाइज इट इंस्टेंटली, और हो सकता है कि आज तो हमें महसूस नहीं हो रहा, इट लेवीज द हैवी ह्यूज लोड ऑफ टायर्डनेस ऑन आवर ब्रेन्स एंड आईज, लेकिन हमारी आंखें और हमारा मस्तिष्क थक जाएगा, इससे बहुत असर डालता है, बहुत बोझ डालता है, ऑफन लीडिंग टू इनएक्सप्लिकेबल स्ट्रेस एंड इरिटेबिलिटी, इसके कारण ऐसा तनाव और ऐसा चिड़चिड़ापन हो जाता है इसको कि वर्णन नहीं किया जा सकता, इसको समझाया नहीं जा सकता। इनएक्सप्लिकेबल क्या होता है, इसको कि समझाया ना सके, अलग तरीके से ले गए इसको। बाकी आप इसका मोबाइल का एक्सेसिव यूज कह सकते हो, बच्चे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, करियर के प्रति जागरूक नहीं है, पूरा पूरा टाइम वीडियो गेम खेलते रहते हैं, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में हो ही सकता है, ये पॉजिटिव है लेकिन फिर भी नेगेटिव हो रहा है अल्टीमेटली। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वो बच्चे जो हैं, चूंकि उनको इंटरनेट लिटरेसी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद वो इंटरनेट की जो अनवांटेड या फिर कहें कि जो नॉट रिक्वायर्ड वेबसाइट्स हैं उनको सर्फ करते रहते हैं, ठीक है, कई बार ये साइबर क्राइम का भी इन पर असर पड़ जाता है, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में आप क्या करेंगे, एक हाथ जोड़ने वाला पैराग्राफ आता है, ये थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करिएगा,
जहां आपने सर के बाद की लाइन स्टार्ट की है, वैसे ही ये वाला पैराग्राफ आपको स्टार्ट करना है। आप लिखेंगे, हैंस थ्रू द पेजेस ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू अपील टू द यूथ वर्ल्ड वाइड टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ टू फुली एंजॉय इट। कि मैं आपके प्रतिष्ठित अखबार के पेजेस के माध्यम से अपील करना चाहूंगा पूरे दुनिया भर के युवाओं से कि वो एक बैलेंस बना के रखें। क्या जीवन में बहुत सारे क्षेत्र हैं, स्फीयर्स हैं, फील्ड्स हैं, उन सभी का एक बैलेंस बना के रखें ताकि इसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। थैंकिंग इन एंटिसिपेशन। और जब भी आपको ये लिखना हो एडिटर को पत्र, तो आप लिखेंगे योर्स ट्रूली, और ट्रूली का टी जो है वो स्मॉल लिखिएगा और TRULY करना है और लास्ट में ABC। ठीक है, ये ऐसे पत्र लिखेंगे आप एडिटर को। और एक आपको दे रखा था नोटिस, और नोटिस का चूंकि मैं प्रारूप बता चुका हूं पिछले सेशन में भी, पिछला सेशन भी देखिए, आपको पता लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आते हैं, कैसे इसको टैकल करना होता है। तो एक देख लेते हैं क्या दे रखा है आपको। ये आपको दे रखा है, आपको मानना है कि आप अंकिता हैं और सेक्रेटरी हैं वेस्ट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की, वसुंधरा ये जगह का नाम हो गया। तो यहाँ की आप क्या हैं, एक सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपको दे रखा है कि नोटिस लिखना है नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, 100 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। और नोटिस लिखना है किस बारे में, तो नोटिस लिखना है आपको कि अटेंड अ मीटिंग ऑफ द सोसाइटी, कि आप सोसाइटी की मीटिंग अटेंड करने के लिए, टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू द रेजिडेंट्स, की रेजिडेंट्स जो हैं उनको वाटर सप्लाई जो है वो इरेगुलर तरीके से हो रही है, इस समस्या को डिस्कस करने के लिए आपको ये नोटिस लिखना है। तो नोटिस लिखने का तरीका मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, उसके बाद में आप खुद से इसको लिखिएगा। सबसे पहला काम है आपको बनाना है एक बॉक्स। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, एक बॉक्स बनाएंगे। ये पिछले सेशन में बताया था मैंने। बॉक्स बनाने के बाद जिसकी तरफ से नोटिस आप लिख रहे हो उसका नाम लिखेंगे। तो किसकी तरफ से लिख रहे थे आप लिख रहे हो वेस्ट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वसुंधरा, इसकी तरफ से। ठीक है, तो ये लिखिएगा ऊपर ही ऊपर, वेस्ट एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये पूरा लिखना है। तो यहाँ पे यहां से स्टार्ट कर दो, वेस्ट एंड, क्या नाम है, वेस्ट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वसुंधरा। ये तो आ जाएगा आपका कि किसने लिखा है, किसकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है आप लिखेंगे नोटिस, ऐसे कैपिटल में। तीसरा काम क्या है, किस बारे में नोटिस है, ऐसे कैची वर्ड्स, ऐसी कैची फ्रेज जिससे पता लग जाए कि किस बारे में ये लेटर है, मतलब नोटिस है। तो क्या लिखोगे, सोसाइटी मीटिंग, सोसाइटी मीटिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ, या ऑन द इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। ये एक्सीड हो रहा है, मेरे बॉक्स से बाहर जा रहा है, लेकिन आप अपना बॉक्स बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे लिखना है। ठीक है, ये मैं थोड़ा और पीछे लिख देता हूँ। ये आपने लिखा, यहां से लिख दो नोटिस, और ये इसका सोसाइटी मीटिंग या इरेगुलर वाटर सप्लाई मीटिंग, ऐसा कर दो, मीटिंग ऑन द वाटर सप्लाई क्राइसिस या प्रॉब्लम, वाटर सप्लाई क्राइसिस कर दो या वाटर क्राइसिस कर दो, ऑन द इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। ये आ गया टाइटल, चाहे तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये नोटिस का टाइटल है। फिर यहां आप डेट लिख दीजिए। तो डेट लिखोगे तो डेट के लिए पहले आप मंथ का नाम लिखो। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा, कुछ भी लिख दीजिए मंथ। ये डेट देखो, डेट के लिए कोई ऐसे विशेष नहीं है कि आप यहाँ लिखो, कहीं भी लिख सकते हो, बस दिखना चाहिए साफ साफ ये कैसा क्या है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ नोटिस जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने लिखा जैसे मे 20, जैसे आज की डेट लिख देते हैं, मे 14 2025। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि भी इट इज हियर बाई इन्फॉर्म दैट वी ऑल नो अबाउट द वाटर
सप्लाई प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, है ना, वी वुड लाइक टू डिस्कस इट, सो वी आर गोइंग टू अरेंज अ मीटिंग, ऐसा करके। और लास्ट में क्या करेंगे, आप लिखेंगे सेक्रेटरी, क्योंकि सेक्रेटरी ने लिखा है और नाम भी दिया है आपको, तो अंकिता, ये चाहे आप नाम पहले लिख दो कि ये किसने भेजा है, अंकिता और सेक्रेटरी करके, और यहाँ आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ साइन आ जाएगा, ठीक है, ये सिग्नेचर। फिर बता देता हूं, पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे लिखना है नाम, जब भी ये खत्म हो जाए नोटिस तब की बात है, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में लिखिए उसका पद, और फिर यहाँ पे कर दीजिए सिग्नेचर। तो ऐसे नोटिस लिखने का तरीका है, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए अंडरसाइंड से कांटेक्ट करें, ये सब हो सकता है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक नोटिस लिख सकते हैं। सबसे पहले जिसकी तरफ से नोटिस है वो, उसके बाद नोटिस बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में, फिर डेट, ये डेट तुम नीचे भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, खास बात नहीं है। फिर आपने लिखा इसका टाइटल, और फिर आपने अपनी लैंग्वेज, 100 वर्ड्स ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में 100 वर्ड्स दे रखे हैं, तो उस अनुरूप आप अपनी लैंग्वेज को लिखेंगे, और लास्ट में किसके द्वारा नोटिस ये दिया गया है वो लिखेंगे। तो ये था अपना पेपर नंबर 2 एपीओ का। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको एक बार रूबरू करवा दूं पेपर के पैटर्न से, आपको पता रहे कि किस दिशा में तैयारी करनी है, क्योंकि वेटेज काफी ज्यादा है, छोड़ तो सकते नहीं है, बहुत मेहनत कर लेनी चाहिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, काफी वर्षों के बाद ये वैकेंसी आई है, तो आपका सिलेक्शन हो जाए, इसी कारण से और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ही ये मेरा प्रयास है। अगला पेपर भी जल्द ही लेकर मैं आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।